जिस रात वो आखिरी बार दिखा था, उसके पैरों के निशान झील तक तो गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। और सुबह झील के किनारे सिर्फ गीली मिट्टी पर एक अजीब सा वाक्य उभरा था, जो गया है अब वो वक्त से भी आगे है। उस रात हवा में कुछ अजीब था, सर्द नहीं पर ठंडी, शांत नहीं पर डरावनी। विवेक सिर्फ 13 साल का था, पतला सा, मासूम सा चेहरा। हर दिन की तरह स्कूल से लौटते हुए अपने साइकिल के हैंडल पर वो मोची का बना हुआ पुराना बैग लटकाए झील के किनारे से गुजरा। वो रास्ता उसका रोज का था, लेकिन उस दिन वो रुका। साइकिल की चैन से हल्की सी चरचराहट निकली। उसने झील की तरफ देखा और वहीं बैठ गया। अब ये बातें किसी को कैसे पता चली, क्योंकि उसके पैरों के निशान जैसे जैसे झील की तरफ बढ़ते थे, उनका आखिरी निशान पानी की सतह से 1 इंच पहले मिट्टी में ढंसा हुआ था। बस वहीं तक। उसके बाद कोई वापसी नहीं, ना पैरों के निशान, ना साइकिल, ना बैग, ना वो खुद। अगले दिन सुबह गांव भर में कोहराम था। विवेक नहीं लौटा था। पिता ने पहले समझा हो सकता है स्कूल में रुक गया हो। मां की आंखें पहली रात से ही सुनी सुनी थीं, लेकिन 3 दिन बाद जब पुलिस आई तो झील की मिट्टी में सिर्फ वो निशान बचे थे और एक पुराना टूटा हुआ घड़ी का डायल जो झील के किनारे आधा दबा था और जिस पर सिर्फ एक शब्द उभरा था, भूल। केस बंद हो गया। सबूत नहीं थे, लाश नहीं थी, कहानी नहीं थी, लेकिन विवेक की मां हर शनिवार सुबह उसी झील के किनारे बैठ जाती थी, जैसे कोई आवाज सुनने की कोशिश कर रही हो। कोई जवाब, कोई पद चिन्ह, कोई परछाई। और अब ठीक 8 साल बाद उसी झील के किनारे फिर एक बच्चा गायब हो गया है। नाम आर्यन, उम्र 12 साल, स्कूल से लौटते हुए। रास्ता वही, झील वही। और इस बार उसके बैग के अंदर से एक चीज मिली है जो पिछले केस में नहीं मिली थी। एक चिट्ठी। कागज पुराना था, क्रीज पड़ी हुई, स्याही कुछ जगह से धुंधली, लेकिन जो लिखा था वो किसी की नींदें उड़ा सकता था। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं फिर से गायब हो चुका हूं, लेकिन इस बार उसे रोका जा सकता है। टाइम को समझो, उसके झूठ को काटो, और जो मैं भूल गया था उसे तुम मत भूलना। नीचे कोई नाम नहीं था, कोई तारीख नहीं, लेकिन पीछे पेंसिल से हल्के से उभरा था, वी। पुलिस दोबारा हरकत में आई। नए अफसर आए, पुराने केस की फाइलें खोली गईं, और तभी एक बेहद डरावना संयोग सामने आया। विवेक के गायब होने से ठीक 1 रात पहले आर्यन के पापा ने उसी झील के पास एक आदमी को देखा था, जो हवा में घड़ी लहराते हुए कह रहा था, वक़्त को मत छुओ, ये तुम्हें मिटा देगा। क्या दोनों केस जुड़े हुए हैं? क्या झील के पास वाकई कुछ ऐसा है जो वक्त को मोड़ सकता है? क्या वी अब भी जिंदा है, या आर्यन की चिट्ठी किसी टाइम लूप का हिस्सा है? कहानी अभी शुरू हुई है, और ये वो कहानी है जो जितनी सुलझती है उतनी ही गहराती जाती है। झील की वही पुरानी सतह अब और भी शांत लगती थी, जैसे वहां कोई आवाज थी ही नहीं, लेकिन फिर भी कोई बोल रहा हो, अंदर ही अंदर। आर्यन का मामला पूरे शहर में फैल चुका था। मीडिया वाले झील पर माइक लिए खड़े थे, ड्रोन उड़ रहे थे, फॉरेंसिक टीम मिट्टी तक चाट रही थी, लेकिन वो जो दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। आर्यन के मां बाप टूट चुके थे। बाप हवलदार था, अपनी ही ड्यूटी में अपने बेटे को खो देने जैसा था ये। वो बार बार पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा होकर सिर्फ एक बात दोहराता, मैंने उसे देखा था, झील के पास कोई था उस रात, साया था, आदमी नहीं। पुलिस ने उसे नशे में समझकर छोड़ दिया, लेकिन तभी केस में एक मोड़ आया, और वो मोड़ एक और गायब हुए इंसान से जुड़ा था। वो इंसान जो कभी इस शहर में था ही नहीं। नाम अलीम पेशा, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। बैक स्टोरी, 2 साल पहले एक केस में उसका नाम सामने आया था, जहां एक लापता बच्चा 3 साल बाद उसी उम्र में मिला था। ना बढ़ा ना बदला, बस खोया हुआ जैसा का तैसा लौट आया। अलीम को जब इस झील वाले केस के बारे में पता चला तो वो बिना किसी सरकारी कॉल के, बिना किसी फॉर्मल इनविटेशन के शहर आ गया। 1 कंधे पर छोटा सा बैग, दूसरे हाथ में वही पॉकेट वॉच,
जो 8 साल पहले विवेक की गायबी के वक्त मिली थी। हाँ, वही घड़ी। वो जो घड़ी पुलिस ने सबूत के तौर पर सील की थी, वो बीच में ही गायब हो गई थी। अब उसी घड़ी को लेकर अलीम सीधे एएसपी के ऑफिस पहुंचा और सिर्फ एक लाइन बोली, जो तुमने बंद कर दिया था उसे वक्त ने फिर खोल दिया है। अलीम की आंखें अजीब थीं, न डर न घबराहट, बस जैसे वो पहले से जानता हो कि अगला मोड़ क्या है। उसने घड़ी टेबल पर रखी और बोला, इस घड़ी में टाइम नहीं, ट्रैप है। एसपी हंसा, क्या बकवास है ये, टाइम ट्रैप? तुम कोई साइंटिस्ट हो? लेकिन अलीम शांत था। उसने घड़ी घुमाई और बोला, सिर्फ एक बार गौर से देखो, इसकी सुई कभी आगे नहीं बढ़ती। ये वक्त में घूमती नहीं, ये उसे खींच लेती है। एसपी को अब गुस्सा आ रहा था, लेकिन अलीम ने घड़ी उसके हाथ में रखी और बोला, रात के 3 बजे इस घड़ी को झील के किनारे जमीन पर रख देना। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं चला जाऊंगा, अगर कुछ हुआ तो फिर तुम्हें जो दिखेगा वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। एसपी ने उसे पागल समझकर भेज दिया, लेकिन बात उसके मन में बैठ गई और उस रात बिल्कुल 3 बजे ठीक उसी जगह जहां पहले विवेक और अब आर्यन के निशान खत्म हुए थे, एसपी ने वो घड़ी जमीन पर रख दी। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, हवा रुकी हुई थी, झील की सतह कांच जैसी स्थिर, लेकिन फिर एक झोंका आया, ऐसा जैसे किसी ने बहुत दूर से फूंक मारी हो, और घड़ी अपने आप घूमने लगी, धीरे धीरे, तेज और फिर तेज। और अचानक एक और निशान मिट्टी में उभर आया, वही कदमों के निशान जो झील की तरफ बढ़ते थे, लेकिन इस बार पीछे की तरफ जा रहे थे। एसपी पीछे हटा, उसने झील की तरफ देखा और वो चीज जो उसने देखी उसने उसके होश उड़ा दिए। झील की सतह पर एक परछाई खड़ी थी, जैसे कोई इंसान, आधा बाहर आधा पानी में। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन हाथ में वही घड़ी थी और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कह रहा हो, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। तभी अचानक एक और घड़ी जमीन पर गिरी, ठीक एसपी के पास। उसमें एक पर्ची थी जिसमें लिखा था, तू अगला है, अब तू ही वो देखेगा जो वक्त ने सबसे छुपा रखा है। अगली सुबह एसपी कोमा में था। कोई बाहरी चोट नहीं, कोई अंदरूनी चोट नहीं, बस दिमाग बंद, जैसे किसी ने उसकी याददाश्त का पन्ना ही फाड़ दिया हो। और वहीं से अलीम ने केस अपने हाथ में ले लिया। अब तक जो था वो रहस्य था, अब से जो होगा वो एक जंग है, वक्त से, सच्चाई से और उस चीज से जो इंसान को उसके अतीत से ज्यादा डराती है, उसकी भूल से। कहते हैं कुछ केस बंद इसलिए नहीं होते क्योंकि हल नहीं हुए, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ जवाब इंसानों के समझने लायक नहीं होते। एसपी अस्पताल में पड़ा था और पूरे शहर में चर्चा सिर्फ एक चीज की हो रही थी, वो परछाई कौन थी? क्या वाकई घड़ी में कुछ है? आर्यन जिंदा है या वक्त में कहीं फंस गया है? और इस सब के बीच एक पुराना इंसान फिर से सामने आया। नाम रघुवीर, पुलिस का रिटायर्ड इंस्पेक्टर, जिसने 8 साल पहले विवेक के केस को बंद करवाया था। वो अचानक अलीम से मिलने थाने पहुंच गया। कमजोर शरीर, झुका हुआ कंधा, लेकिन आंखों में ऐसा बोझ जैसे सालों से कोई राज छुपा रहा हो। बैठते ही बोला, मैंने केस को जानबूझकर बंद करवाया था क्योंकि उस झील में कुछ ऐसा है जो न सबूत छोड़ता है न गवाह। अलीम शांत रहा, बस उसकी आंखों में झील का अक्स तैरता रहा। रघुवीर ने जेब से एक कागज निकाला, प्याले जितना पुराना, और उस पर उंगलियों से खरोंच कर लिखा गया था, झील के नीचे एक घर है और उस घर में एक कमरा है जहां वक्त नहीं रुकता, वो टूटता है। अलीम ने पूछा, ये तुझे कब पता चला? रघुवीर का चेहरा जैसे सफेद हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं उस रात वहां था जब विवेक गायब हुआ था। अब तक सबको लगा था कि वो बच्चा अकेला गया था, लेकिन रघुवीर ने पहली बार कबूला, मैंने ही उसे झील के पास भेजा था क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि वहां कोई है जो उससे मिलना चाहता है। कौन था वो? अलीम ने पूछा। रघुवीर बोला, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन उसने मुझे एक चीज दी थी,
रघुवीर ने अपनी शर्ट की अंदर की जेब से एक चेन निकाली और उस पर लटक रही थी एक चाबी, छोटी, लोहे की, जंग लगी। लेकिन चाबी से ज्यादा अजीब बात यह थी, उस पर कोई नंबर नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक लाइन उभरी थी, V+8 खस एंट्री। अलीम उस चाबी को देखता रहा जैसे उसके अंदर कुछ और छुपा हो। और तभी पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा हुआ। एक बच्चा करीब 12 साल का, गला सूखा हुआ, पैर बुरी तरह गंदे, कपड़े फटे हुए, और सबसे चौंकाने वाली बात, वो बच्चा था आर्यन। लेकिन रुकिए, उसके आने के साथ ही एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। आर्यन ने कहा, मैं गया नहीं था, मैं तो बस स्कूल से घर जा रहा था। लेकिन सब कुछ बदल गया। सड़क नहीं मिली, स्कूल नहीं दिखा, और जहां मैं पहुंचा वहां दिन नहीं होता था, बस हल्का नीला उजाला, और हर चीज धीमी थी। पुलिस को लगा हो सकता है कोई ट्रॉमा हो, लेकिन जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें जो टाइम स्टैंप था वो कुछ और ही कह रहा था। आर्यन की बॉडी की कोशिकाएं, सेल्स अभी भी 8 साल पहले वाली उम्र की थीं। ना कोई एजिंग, ना विकास, ना शरीर में कोई बदलाव, जैसे 8 साल बीते ही नहीं। अलीम ने तुरंत चाबी उठाई और बोला, अब ये केस मेरा नहीं, अब ये मेरा फर्ज है। उसी रात वो झील के किनारे पहुंचा। हाथ में चाबी थी, जेब में पॉकेट वॉच, और सिर में एक ही सवाल, क्या मैं उस कमरे तक पहुंच पाऊंगा जहां वक्त टूटता है? झील के किनारे एक छोटा सा पत्थर था जिस पर लिखा था V+8। वहीं जमीन खोदी गई और वहां से निकला एक पुराना लकड़ी का ट्रैप डोर। अलीम ने चाबी डाली और जैसे ही ताला खुला, एक ऐसा झटका महसूस हुआ जैसे कोई उसे धक्का देकर अंदर खींच रहा हो। सीढ़ियां अंधेरे में उतरती जा रही थीं। हर सीढ़ी के साथ हवा ठंडी हो रही थी। और फिर वो एक कमरे में पहुंचा। कमरा गोल था, चारों तरफ घड़ियां टंगी थीं। हर घड़ी में टाइम अलग अलग, कहीं 2:07, कहीं 11:41, कहीं 5:26। लेकिन सबसे आखिरी घड़ी पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ काली सुइयां और उनके पीछे एक अक्स, विवेक का चेहरा। अलीम ने डरते हुए घड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया और तभी एक आवाज आई, अगर तू जानता है कि मैंने क्या देखा तो तू यहां कभी नहीं आता। कहानी अब बदल चुकी थी। विवेक मरा नहीं था, आर्यन गायब नहीं हुआ था। ये सब कुछ टाइम ट्रैप का हिस्सा था, एक ऐसा भूल भुलैया जहां घड़ियां चलती नहीं, घड़ियां चलवाती हैं। अगली सुबह अलीम ने जो देखा था वो किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वहां वक्त किताबों की तरह आगे नहीं बढ़ता। वहां वक्त खुद अपने पन्ने चाटता है। वो चुपचाप थाने लौटा। कपड़े मिट्टी में सने हुए थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में कोई डर नहीं था, बस गहराई थी। सब उसे घूर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा कैसे लौटा। और अलीम ने जो पहली चीज मांगी वो थी विवेक की डायरी। हाँ, 8 साल पहले की केस फाइल में एक चीज दर्ज थी। विवेक अपनी एक नीली डायरी में रोज कुछ न कुछ लिखा करता था। वो डायरी सबूत के तौर पर ली गई थी, लेकिन केस बंद होते ही अंडर लॉकर चली गई। अब वही डायरी दोबारा सामने लाई गई। अलीम ने डायरी का पहला पन्ना खोला और लिखा था, कभी कभी लगता है मेरी परछाई मुझसे तेज चल रही है। दूसरे पन्ने पर, पिछले 4 दिन से झील के पास कोई मुझे देख रहा है, लेकिन जब मैं पलटता हूं वहां कोई नहीं होता। तीसरा पन्ना, मैंने सपना देखा, झील मुझे बुला रही है। वो कहती है, तेरे जवाब नीचे हैं, ऊपर नहीं। और चौथे पन्ने से कुछ ऐसा शुरू होता है जिसे पढ़कर थाने का हर अफसर खामोश हो गया। विवेक ने 3 दिन पहले ही लिख दिया था, मैं जानता हूं मैं गायब होने वाला हूं, मैं जानता हूं लोग मुझे ढूंढेंगे, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जहां मैं जा रहा हूं वहां आवाजें नहीं पहुंचती। फिर एक खाली पेज और उसके बाद लिखा था, अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो झील के नीचे मत जाना, क्योंकि वहां जो है वो तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं।
पुलिस के बड़े अफसरों को लगा यह सब बच्चा अपनी कल्पना में लिख गया होगा, लेकिन अलीम ने डायरी के पन्नों को पलटते हुए एक चीज देखी। आखिरी पेज के अंदर की ओर एक पेन से खरोंच कर एक कोड लिखा गया था, D1240 EV13 लूप बिगिन। कोई समझ नहीं पाया कि यह क्या है, लेकिन अलीम मुस्कुराया। उसने जेब से वही पॉकेट वॉच निकाली और उसकी बैक कवर को धीरे से घुमाया। अंदर वही कोड लिखा हुआ था, बस एक शब्द और जोड़ा गया था, एक्टिवेट ओनली व्हेन टाइम ब्रेक्स। अब यह बात पुलिस तक सीमित नहीं रही थी, मीडिया को खबर लग चुकी थी, टीवी पर चल रहा था। क्या झील के नीचे है कोई टाइम ट्रैप? विवेक की डायरी में छिपा है टाइम ट्रैवल का रहस्य। आर्यन लौटा, लेकिन उम्र क्यों नहीं बढ़ी? हर चैनल, हर रिपोर्टर, हर सोशल मीडिया पेज अब एक ही बात कर रहा था, झील। शहर में अफवाहें फैलने लगीं। लोग झील के पास जाने से डरने लगे। कुछ लोगों ने कहा, हमने रात को किसी को झील पर टहलते देखा, लेकिन वो इंसान नहीं था। कुछ बच्चों ने कहा, हमने झील में 2 सूरज देखे। और कुछ ने कहा, वहां वक्त रुकता नहीं, वहां वो होता है जो तुम्हें रोक देता है। पुलिस पर दबाव बढ़ा। सरकार ने केस को साइंटिफिक यूनिट को सौंप दिया। दिल्ली से एक टीम बुलाई गई, टाइम फिजिक्स एक्सपर्ट्स, पैरानॉर्मल फील्ड एनालिस्ट्स और एक खास नाम डॉ इरा वर्मा। डॉ इरा खूबसूरत, तेज और अंदर तक टूटी हुई। वो अपनी बेटी को खो चुकी थी, ठीक 4 साल पहले, ठीक उसी उम्र में जब विवेक गायब हुआ था। वो अब तक मानती थी कि उसकी बेटी का केस सुलझाया नहीं गया, दबाया गया। और जब उसने डायरी पढ़ी तो पन्ना नंबर 9 पर लिखा पाया, मैंने एक और लड़की को देखा। उस पार वो रो रही थी और कह रही थी, मम्मा मुझे घर जाना है। टॉ आयरा की आंखें भर आईं। ये मेरी बेटी थी। अब मामला और भी गहरा हो गया था। यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह सिस्टम के उस अंधेरे में डूबा सच था, जहां वक्त, विज्ञान और अपराध तीनों एक ही सुरंग में बह रहे थे। अब अलीम, इरा और पुलिस एक साथ आने वाले थे और झील की परतों को हटाने वाले थे, जहां सिर्फ पानी नहीं, साइंस, साजिश और साया तीनों मिलकर बैठा था। जब कोई गायब होता है तो हम उसकी तलाश घर, गली, जंगल और झील में करते हैं, लेकिन जो खोया गया है उसका पहला सुराग अक्सर वहीं होता है जहां वो आखिरी बार मुस्कुराया था। विवेक आखिरी बार स्कूल से लौटते वक्त देखा गया था, आर्यन भी उसी स्कूल से। और अब डॉ इरा वर्मा ने पुलिस को एक ऐसा सबूत दिया जिसने स्कूल के पूरे नक्शे को उल्टा कर दिया। डॉ इरा ने कहा, मेरी बेटी की आखिरी तस्वीर स्कूल की सीसीटीवी में है, लेकिन टाइम स्टैंप में जो गड़बड़ी है वो टाइम ट्रैवल से भी ज्यादा डरावनी है। उन्होंने फुटेज चलाया। सीसीटीवी में बच्ची स्कूल से निकलती दिख रही है, लेकिन वीडियो में टाइम पीछे जा रहा है। घड़ी 3:47 PM से पीछे 3:46, 3:45, 3:44 और फिर अचानक वीडियो ब्लैंक। डॉ इरा ने स्क्रीन पॉज की और झूम करके एक चीज दिखाई। बैकग्राउंड में 3 लड़के, एक लंबा, एक भारी शरीर वाला और एक आंखों पर चश्मा। विवेक की क्लास के स्टूडेंट्स थे। नाम सौरभ, गगन और रिजवान। तीनों अब कॉलेज में थे, शहर में ही रहते थे और अब तक क्लीन थे। लेकिन अलीम को शक था, शक नहीं, यकीन। पुलिस ने उन्हें बुलाया। सौरभ मुस्कुराता हुआ आया, गगन शांत था लेकिन घबराया हुआ, रिजवान जैसे किसी और ही दुनिया में खोया हो। अलीम ने सीधा सवाल किया, विवेक के गायब होने की रात तुम लोग स्कूल के पीछे क्यों छुपे हुए थे? सौरभ हंसा, हम बच्चे थे सर, प्रैंक कर रहे थे बस। लेकिन अलीम ने डेस्क से एक फाइल निकाली और सामने रखी, द बुली रजिस्टर। पुराने स्कूल का एक गुप्त रिकॉर्ड। उसमें दर्ज थे स्कूल के उन बच्चों के नाम जिन्हें लगातार दूसरों को डराने, धमकाने और पीटने की शिकायतें थीं, और तीनों के नाम उस लिस्ट में टॉप पर थे। डॉ इरा ने फिर एक डॉक्यूमेंट सामने रखा, एक हैंड ड्रॉ की गई टनल का नक्शा जो स्कूल के पुराने स्टोर रूम से निकलकर झील की दिशा में जाती थी। सौरभ अब चुप था। गगन की सांसें तेज हो रही थीं, रिजवान की आंखें गीली हो गईं।
अलीम ने धीरे से पूछा, क्या तुम लोगों ने विवेक के साथ कुछ किया था? रिजवान बोल पड़ा, हमने सिर्फ उसे डराया था, बस थोड़ा डराने का प्लान था। हम जानते नहीं थे कि वो सच में गायब हो जाएगा। और फिर कहानी सामने आई। तीनों ने मिलकर एक हॉन्टेड चैलेंज बनाया था। स्कूल के बच्चों को डराने के लिए उन्होंने एक नकली गुफा बनाई थी स्टोर रूम के पीछे, जहां अंधेरे में कुछ आवाजें, चेन की आवाज और झील की मिट्टी फैलाई गई थी। विवेक को जबरदस्ती वहां भेजा गया, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। जब वो अंदर गया, अचानक अंधेरे में बिजली गुल हो गई। सौरभ बाहर खड़ा था, लेकिन अंदर से किसी और की चीख सुनाई दी। ना वो विवेक की थी, ना उन तीनों में से किसी की। एक भारी, खुरदुरी, धीमी आवाज, जैसे कोई दूसरी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा हो। और फिर सब चुप। विवेक बाहर नहीं आया, ना आवाज, ना हलचल। तीनों डर गए, दरवाजा बंद किया, भाग गए। और अगले दिन से विवेक लापता। टॉ इरा ने जब वो नक्शा क्रॉस चेक किया तो पाया कि उस टनल का एग्जिट झील के नीचे की ओर जाता था। मतलब स्कूल और झील जुड़ चुके थे। अब सवाल था, वो टनल क्यों बनाई गई थी? अलीम ने फिर स्कूल की 1987 की कंस्ट्रक्शन फाइल निकाली। उसमें एक पेज मिला जिस पर लिखा था, टनल फॉर इमरजेंसी साइंस स्टोरेज, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, सब्जेक्ट क्रोनो कंटेनमेंट बैकअप। क्रोनो कंटेनमेंट मतलब वक्त को बंद करने की कोशिश। अब ये केस पुलिस का नहीं रहा, ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुका था, जिसमें स्कूल को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया गया, बच्चों के दिमाग और वक्त के संतुलन को परखने के लिए। और उस पूरे एक्सपेरिमेंट का पहला शिकार विवेक, दूसरा आर्यन और शायद डॉ इरा की बेटी भी। अब साफ हो गया था, कोई इस शहर में वक्त को मोड़ने की कोशिश कर रहा था स्कूल के बच्चों के जरिए। और अब वो कोई जाग चुका है। जब यादें अपनी ना हो लेकिन दिल उन्हें सच मान ले, तो समझो, या तो किसी ने दिमाग चुराया है या फिर तुम्हारी रूह। टॉ इरा वर्मा अब शांत नहीं थी। अब वो एक मां नहीं, एक वैज्ञानिक भी नहीं। अब वो सिर्फ एक चीज थी, बदला। उसकी बेटी शायना की मौत की वजह सिर्फ एक हादसा नहीं थी। अब साफ हो गया था, वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनी थी। और ये एक्सपेरिमेंट स्कूल, झील और एक पुराने गुप्त प्रोजेक्ट से जुड़ा था, जिसका नाम था प्रोजेक्ट मीनोसाइन। मीनोसीन ग्रीक में याद रखने की देवी। डॉ इरा को एक पुराना कंप्यूटर डंप मिला जिसमें साइंटिफिक लॉग्स थे, दिन, तारीख, समय और एक कोड वर्ड, मेमोरी इरेशर, मेमोरी रीराइट अटेम्प्ट 27A। और उस लॉग में एक फाइल जुड़ी थी, पेशेंट नेम शैना वर्मा, एज 7, स्टेटस फेल्ड। इरा का दिल कांप गया। उसकी बेटी के दिमाग पर किसी ने छेड़छाड़ की थी। अब सवाल था, किसने किया ये सब? और यहीं से खुलता है एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे सिर्फ साइंस नहीं, माफिया का साया भी था। शहर की पुरानी। अलीम बोला, तुम नहीं जानती वहां क्या है? इरा, नहीं, अब मैं जान चुकी हूं। वहां मैं हूं, वो हिस्सा जो मेरी बेटी के साथ गया था। और यहीं से शुरू होगा एक ऐसा सफर जहां इरा अपनी ही यादों से लड़ेगी, जहां उसे खुद को भूलना पड़ेगा ताकि सच को याद रख सके। जिस वक्त घड़ी चुप होती है, उसी वक्त बोलना शुरू करता है। रात के 2-3 AM झील के पास अंधेरा गाढ़ा हो चुका था। पेड़ों की परछाइयां पानी में ऐसे उतर रही थीं जैसे कुछ अंदर से बाहर आना चाहता हो। टॉ इरा अकेली थी, कंधे पर छोटा बैग, हाथ में पोर्टेबल लैपटॉप और आंखों में सिर्फ एक मकसद, अपनी बेटी का सच खुद से जानना। उसने वही पुराना ट्रैप डोर खोला जिसके अंदर पहले अलीम गया था। सीढ़ियां अब और भी जर्जर थीं, पर उसकी चाल में डर नहीं था, बस एक सवाल था, मैं कौन थी इससे पहले कि मेरी यादें बदली गईं। जैसे जैसे वो नीचे गई, एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी, जैसे हवा नहीं, यादें वहां तैर रही थीं। हर कदम पर एक सरसराहट, हर दीवार पर उभरे हुए चेहरे और कानों में धीमी फुसफुसाहटें। तू यहां नहीं आनी चाहिए थी। वो अब भी जागा नहीं। अचानक
उसके सामने फिर से वही कमरा आ गया, गोल, घड़ियों से भरा हुआ। पर इस बार हर घड़ी एक ही समय दिखा रही थी। 12:40, हर सुई उसी बिंदु पर, जैसे वक्त जम चुका हो। कमरे के बीचों बीच रखी थी मेमोरी रिपीटर, एक हेडगियर जो तुम्हें तुम्हारी खोई हुई यादों में डुबो देता है। टॉ। इरा ने बिना सोचे वो हेलमेट पहन लिया और अगले ही सेकंड हर घड़ी एक साथ चटकने लगी। टिक टिक टिक, और फिर सन्नाटा। अचानक उसे कुछ दिखा, एक स्कूल का गलियारा जहां वो खुद खड़ी थी, लेकिन उसकी उम्र 15 साल थी। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, पर उसके सामने खड़ा था विवेक। विवेक उसकी तरफ देखता है और कहता है, टॉ, वर्मा, आपने कहा था कि मैं अगर इस दरवाजे से गुजर गया तो सब कुछ वापस मिलेगा। इरा की सांसें तेज हो गईं। क्या मैं पहले भी यहां आ चुकी हूं? क्या मैंने ही सब शुरू किया था? और तभी समय घूम गया। अब वो एक और दृश्य में पहुंच गई थी, एक लैब में जहां बलराज मट्टू और एक महिला वैज्ञानिक बहस कर रहे थे, और वो महिला थी इरा खुद। वो जोर से चिल्ला रही थी, हम बच्चों पर यह प्रयोग नहीं कर सकते, वो सिर्फ डेटा नहीं है, वो इंसान है। मट्टू जवाब देता है, पर यादें सबसे बड़ा हथियार हैं डॉक्टर। अगर तुम दुनिया बदलना चाहती हो तो पहले इंसान की याद बदलो। इरा पीछे हटती है। उसके हाथ में एक फाइल है और उस फाइल पर लिखा है सब्जेक्ट 0 शेना वी। अब इरा को सब याद आ चुका था। वही थी जिन्होंने नेमोसाइन प्रोजेक्ट में बतौर चीफ डेवलपर काम किया था। शाइना को उन्होंने खुद चुना था, पहले टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में। वो मानती थी अगर वो किसी बच्चे को ट्रॉमा से मुक्त कर सके तो वो भविष्य में अपराध से दूर रहेंगे। लेकिन शाइना की यादें मिटाते वक्त कुछ गलत हो गया था। अब वक्त ने लूप पूरा किया था। ईरा अपनी बेटी की कातिल खुद थी। हेलमेट अचानक बंद हुआ, सांसें तेज, आंखें भीगी, चेहरे पर पछतावा नहीं था। अब सिर्फ एक बात थी, अगर मैंने ये शुरू किया है तो अब इसे खत्म भी मैं ही करूंगी। बाहर झील का पानी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा था। वो टाइम स्फीयर जाग चुका था और उसकी हर परत से एक चीख निकल रही थी, अब मैं खेलूंगा। वक्त अब घूम रहा था और उसके बीच फंसी थीं यादें, सच, झूठ और एक मां। हर कहानी में एक मोहरा होता है जिसे सब प्यादा समझते हैं, लेकिन असल में वही पूरी बिसात का राजा होता है। विवेक नाम सुनते ही आंखों के सामने एक मासूम बच्चा आता है, छोटा कद, भोला चेहरा, गहरे सवालों से भरी आंखें। पर अब हमें जानना है कि वो बच्चा कौन था, वाकई मासूम या कुछ और। जब इरा ने टाइम स्फीयर से बाहर आकर अपना पहला वाक्य कहा, उसने खुद को भेजा था, तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सन्न रह गया। किसने? अलीम ने पूछा। इरा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। विवेक ने अब कहानी फ्लैशबैक में नहीं, सच में लौट रही थी। 13 साल पहले भारत के 3 सबसे बड़े वैज्ञानिक एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसका नाम था GENV, जेनेटिक इन्हांसमेंट ऑफ न्यूरल वेलोसिटी। मतलब ऐसा इंसान बनाना जिसकी सोच, दिमाग की स्पीड और रेस्पॉन्स टाइम एक मशीन से भी तेज हो। प्रोजेक्ट GENV का पहला सफल टेस्ट था एक भ्रूण जो 3 महीने के क्लोनिंग फेज के बाद एक बच्चे में डेवलप किया गया और उसका नाम रखा गया V1, विवेक। मतलब विवेक एक नेचुरल बच्चा नहीं था, वो एक बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस प्रोटोटाइप था जिसे टाइम इंटरफेरेंस के लिए डिजाइन किया गया था। इरा उस टीम का हिस्सा थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस बच्चे को कहां रखा गया है। उन्हें बस बताया गया सब्जेक्ट इज बीइंग टेस्टेड इन नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब विवेक को एक आम स्कूल में दाखिला दिलाया गया ताकि देखा जा सके क्या वो आम बच्चों की तरह सोच सकता है या फिर उसकी एबिलिटीज अचानक एक्टिवेट होती हैं। फिर 8 साल की उम्र में विवेक ने खुद नोटिस किया कि वो वक्त को धीमा कर सकता है। जब वो झील के पास जाता था तो वहां उसकी सोच इतनी तेज हो जाती थी कि वो आने वाले 10 सेकंड्स पहले ही देख सकता था। धीरे धीरे वो लूप महसूस करने लगा।
और एक दिन उसने डायरी में लिखा, अगर मैं यहां से गुजर गया तो शायद दोबारा लौटूं, लेकिन कोई और बनकर। यही वो दिन था जब वो झील के अंदर गया, पर असल में उसने खुद को वहां भेजा। क्यों? क्योंकि वो जानता था उसकी मेमोरी मैनिपुलेट की जा रही है, और ये सब वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने उसे बनाया था। वो वहां गया ताकि अपने ही दिमाग को फ्री कर सके, झील के टाइम लूप कोर में। पर कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि उसी कोर के अंदर उसे कुछ मिला जो वो कभी बताना नहीं चाहता था। एक और बच्चा, उसने लिखा था डायरी में, वहां एक और मैं है, वो मैं नहीं हूं, लेकिन वो जानता है मैं कौन हूं। मतलब दो विवेक थे, एक जो बाहर था और एक जो टाइम कोर में फंस गया था, या शायद जाग चुका था। टॉ इरा की आखिरी रिपोर्ट में एक लाइन थी, जीन वी की सबसे बड़ी कमजोरी, अगर उसे पता चल जाए कि वो प्रोग्राम है तो वो खुद को रीप्रोग्राम कर सकता है। यानी विवेक अब सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो अब सेल्फ अवेयर कोड बन चुका था। और यही सबसे बड़ा डर था, क्योंकि अब वो ना इंसानों में रहा ना मशीनों में। वो अब वक्त के अंदर एक जागा हुआ विचार था जो दुनिया को देख रहा था, हर उस इंसान को जो उसे रोकना चाहता था। अलीम ने पूछा, क्या वो अब भी जिंदा है? डॉ इरा ने धीमे से जवाब दिया, नहीं, वो अब कोई एक नहीं रहा, अब वो हम सब के अंदर है। और तभी झील की गहराई से एक नई फुसफुसाहट सुनाई दी, V1 एक्टिवेटेड, नेक्स्ट फेज रेडी। कभी कभी सच की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए किसी को झील की सबसे गहरी तह तक उतरना पड़ता है, और अब वो वक्त आ चुका था। शहर की झील जो सालों से गूंगी खड़ी थी, अब अपने भीतर की चीखें बाहर उगलने लगी थी। पानी कम हो रहा था, मछलियां मरी पड़ी थीं, और झील के बीचों बीच दिखने लगा था एक गोल चबूतरा जिस पर उभरा था V1। अलीम ने पहली बार डर को स्वीकार किया। उसने धीरे से कहा, यह जगह अब जगह नहीं रही, यह अब एक दरवाजा है। टॉ इरा, जिसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बस एक रोशनी थी, उसी रोशनी में वो सवाल जल रहे थे। क्या मैं सब कुछ मिटा सकती हूं? झील के बीच जाने के लिए एक छोटा सा बोट बनाया गया। इरा, अलीम और पुलिस यूनिट के 2 अफसर उस पर चढ़े। चारों ओर सन्नाटा, लेकिन हवा में एक कंपन था, जैसे वक्त कांप रहा हो। चबूतरे पर पहुंचते ही जमीन हल्के नीले रंग में चमकने लगी। टॉ इरा ने अपनी जेब से माइंड ट्रिगर चिप निकाला, वही डिवाइस जो पहले विवेक की चेतना को फ्री करने के लिए बनाई गई थी। अलीम ने पूछा, तू सच में ये करने वाली है? इरा मुस्कुराई, मैंने जो शुरू किया उसे अब कोई और खत्म नहीं कर सकता। चिप को चबूतरे के सेंटर में लगाया गया। पल भर में पूरी झील गूंजने लगी। आवाज नहीं थी, यादें थीं। हर चीख, हर हंसी, हर डर, हर सपना, सभी जिंदा हो गए। पानी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। नीचे से उभरी एक सीढ़ी जो किसी अंडरग्राउंड माइंड कोर लैब की ओर जाती थी। इरा अकेली उतरी। हर सीढ़ी एक याद थी। पहली सीढ़ी उसका स्कूल का पहला दिन, दूसरी सीढ़ी शाइना का जन्म, तीसरी सीढ़ी उस रात जब उसने अपनी बेटी के जहन में पहली बार मेमोरी पैच डाला था, और आखिरी सीढ़ी पर एक चेहरा खड़ा था, विवेक। पर यह वो बच्चा नहीं था, यह था V1, फुली एक्टिवेटेड। कद बड़ा, चेहरा शांत, आंखें चमकदार और आवाज, मैं तैयार हूं डॉ वर्मा, अब बताओ मुझे क्या मिटाना है। इरा की रूह कांप गई। वो जानती थी अब अगर ये वर्जन 1 खुद मेमोरी रीराइट सिस्टम चला दे तो पूरी दुनिया के सच मिट सकते हैं। विवेक ने एक लाइन कही, आप सबने मुझे बनाया, अब मैं तय करूंगा कौन रहेगा, कौन भुला दिया जाएगा। लेकिन इरा चुप नहीं थी। उसने अपनी जेब से आखिरी कार्ड निकाला, एक फाइनल मेमोरी चिप जिसमें सिर्फ एक चीज सेव थी, शैना की हंसी। इरा ने कहा, तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगी, लेकिन पहले ये सुन। उसने चिप को विवेक के न्यूरल कंसोल में डाला, और तभी झील गूंज उठी। शाइना की नन्ही हंसी जो कभी मरी नहीं थी अब हवा में तैरने लगी। V1 रुका। उसकी आंखों में पहली बार पानी आया। वो झुका, धीरे से बोला, क्या मैं इंसान हो सकता हूं? इरा ने कहा, हां, अगर तू चुन ले कि तू क्या नहीं बनना चाहता।
और उसी पल V1 ने सेल्फ इरेज कमांड ट्रिगर कर दी। सिस्टम बोला, इनिशिएटिंग फुल शटडाउन। डिवाइस की हर मेमोरी फाइल अपने आप डिलीट होने लगी। प्रोजेक्ट GENV, नेमोसाइन, टाइम लूप कोर सब मिटने लगे। इरा जमीन पर बैठ गई, थक चुकी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। वो झील जिसने सब कुछ निगला था अब खुद खाली हो रही थी। एक आखिरी शब्द उसकी गहराई से निकला, शट डाउन, टाइम फ्रैगमेंट इरेज्ड। सुबह हुई। शहर में पहली बार सूरज सीधा निकला, न कुहासा न कंपन, बस शांति। अलीम रिपोर्ट लिख रहा था। फाइल का नाम था क्लोज्ड केस, द बॉय हु नेवर रिटर्न्ड बिकॉज ही वॉज नेवर सेंट। टॉ। इरा अब एक गांव में रहती है, बच्चों को साइंस पढ़ाती है, पर खुद कभी लैब नहीं छूती। और उस झील के किनारे एक छोटा सा बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, जो लौटकर कभी नहीं आया वो शायद यहीं कहीं रहता है। कहानी समाप्त।